Friends, we are going to discuss the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Indian Evidence Act is now replaced, or rather I can say rather repealed by Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. This is applicable to all judicial proceedings. Before I say something about the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, I would like to discuss why this Evidence Act has been enacted. क्या पर्पज़ है इसका, क्यों हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो कानून दो तरह के होते हैं, वन द सब्सटेंशियल लॉ, द अदर प्रोसीजरल लॉ। दो हिस्सों में कानून को बांटा जा सकता है, सारभूत कानून और प्रक्रियात्मक कानून। सारभूत कानून के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं सब्सटेंटिव लॉ के अंदर, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, दे आर डिफाइंड देयर। राइट्स अधिकार, कर्तव्य, और लायबिलिटीज दायित्व, ये इसमें परिभाषित किए गए। जहाँ तक प्रोसीजर लॉ का सवाल है, प्रोसीजर लॉ अप्लाइज द सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर लॉ के माध्यम से सब्सटेंटिव लॉ को लागू किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। क्योंकि कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका पर्पज़ या तो किसी अधिकार के लिए जाना होता है, या किसी कर्तव्य को इन्फोर्स कराने के लिए जाता है, या किसी दायित्व को अध्यारोपित कराने के लिए जाता है। आइदर फॉर वेंटिलेटिंग राइट, फॉर गेटिंग द ड्यूटी इन्फोर्स्ड, और फॉर इम्पोजिंग एनी लायबिलिटी। तो अधिकार, कर्तव्य, दायित्व को प्रवर्तन कराने के लिए, लागू कराने के लिए जो विधि इस्तेमाल होती है वो है आपका प्रोसीजर लॉ। अब किसी अधिकार को, दायित्व को या कर्तव्य को सुनिश्चित कराने के लिए व्हाट कैन बी सेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ एंड व्हाट कैन नॉट बी सेड। न्यायालय के अंदर कौन सी बात कही जा सकती है, कौन सी बात नहीं कही जा सकती। यू कैन से ऑल, जिसे कहना चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ तो आप नहीं पढ़ सकते। यू कैन नॉट, यानी जो है कॉक से द कॉक एंड बुल स्टोरी देयर। क्योंकि एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि किसी भी अधिकार और दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्हाट फैक्ट्स में बी प्रूव्ड एंड व्हाट मे नॉट, कौन से तथ्यों को साबित किया जा सकता है और कौन से तथ्यों को साबित नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ फैक्ट, कौन सी साक्ष्य दी जानी चाहिए किसी, क्योंकि एविडेंस तथ्यों के ऊपर आधारित है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ ए फैक्ट, किसी तथ्य का कौन सा साक्ष्य दिया जाए। और तीसरा जो क्वेश्चन जो एविडेंस एक्ट डिसाइड कर रहा है, बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर, कौन देगा और किस तरह से देगा, साक्ष्य को कौन देगा, बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर, और क्या तरीका होगा उसका। दरअसल ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर पूरे एविडेंस एक्ट में दिए गए। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस which have been answered by the evidence act. एविडेंस एक्ट इन तीन प्रश्नों के उत्तर देता है। पहला, what can be said and what cannot be said in a court of law, न्यायालय के अंदर कौन सी बात कही जा सकती है, कौन सी बात नहीं कही जा सकती। दूसरी चीज, what sort of evidence, कौन सा साक्ष्य दिया जाए, what sort of evidence, साक्ष्य को आखिर किस बात का साक्ष्य दिया जाएगा, कौन सा साक्ष्य पेश किया जाएगा। एविडेंस के अंदर जो साक्ष्य देंगे तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ ए फैक्ट, किसी तथ्य का कौन सा साक्ष्य दिया जाए, ये चीज।
तो दूसरी, यानी यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि पहली चीज व्हाट कैन बी सेड एंड व्हाट कैन नॉट बी सेड एंड व्हाट फैक्ट मे एंड व्हाट फैक्ट मे नॉट बी प्रूव, कौन से तथ्यों को साबित किया जा सकता है, कौन से, ये दरअसल एविडेंस एक्ट के पूरा द होल एविडेंस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो जवाब दे रहा है इस क्वेश्चन का, व्हाट फैक्ट्स मे एंड व्हाट फैक्ट मे नॉट बी प्रूव, कौन से तथ्यों को साबित किया जा सकता है, कौन से तथ्यों को साबित नहीं किया जा सकता। पहले प्रश्न का जवाब आपका पहले भाग के अंदर, जो मैंने आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बताया गया। दूसरी चीज जो है, दूसरा पार्ट जो एविडेंस एक्ट का है, ये पार्ट जो पुराना था, ये 5 से लेकर 55 था, और आजकल ये पार्ट कहां पर हो गया है, ये 4 से शुरू होता है आजकल, 4 से लेकर ये 50 तक है शायद, आप देख लें, यानी जो है बेरक जहां पर है कि जहां पर यानी जो है कि ये यानी जो एविडेंस है 4 से लेकर 55 था, 5 से लेकर 55 था पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये अब आजकल जो एविडेंस है वो 4 से लेकर 50 तक इस रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, 4 to 50। दूसरी चीज जो मैंने आपसे कहा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ ए फैक्ट, यानी यहां पर कौन सा साक्ष्य दिया जाए, किसी तथ्य को साबित किया जाएगा आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकंड एविडेंस, जो सेकंड पोर्शन में आप कहेंगे। क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनके साक्ष्य की जरूरत नहीं है, देयर सर्टेन फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है। वो 3 तरह के फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिस्ड, ऐसे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, साबित करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जिनका जुडिशियल नोटिस लेगा, यानी दरअसल ये वो फैक्ट्स हैं विच आर सो फेमस, विच आर सो यूनिवर्सल, कि इनके बारे में ये माना जाता है कि एवरीबडी नोज देम, कि उनको हर व्यक्ति जानता है, एवरीबडी नोज देम। और ये माना जाता है कि कोर्ट भी जानता होगा उनको। अगर किसी व्यक्ति से आप पूछें कि दूध का रंग सफेद होता है, बता साबित करो, तो ही इज गोइंग टू प्रूव इट, कहेगा बोले ये पागल है क्या, आदमी ये पूछ रहा कि दूध का रंग सफेद होता है। एवरीबडी नोज इट, दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। किसी व्यक्ति से आप कहेंगे साहब ये साबित करो कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है, तो कहेंगे ये पागल हो गया, क्योंकि ये फैक्ट्स ऐसे हैं विच आर नोन टू एवरीवन। तो माना जाता है कि ये तो किसी तरह से कोर्ट को भी पता होंगे, ऐसा नहीं है कि कोर्ट को नहीं पता होंगे। और कोर्ट से अगर आप ये बात कहते हैं तो नेचुरली फिर ऐसे फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर जो है यही माना जाएगा कि यानी जो है दिस इज एन इंसल्ट टू द इंटेलिजेंस। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं कि यानी बिल्कुल बहस के पीछे लठ लेके इससे भागना, यानी जो है कि ऐसे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक इच्छा करेगा कि वे इतने समनुज्ञात हैं, इतने नोन हैं कि दैट एवरीबडी नोज देम, इतने यूनिवर्सल है, हर व्यक्ति जानता है, तो ये माना जाता है कि कोर्ट को भी इनका पता होगा। यहां पर है तो फैक्ट्स जुडिशियली नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। या आजकल नए एक्ट के अंदर ये 51 में आ गया है, 51 सेक्शन, क्योंकि 50 तक तो आपकी रेलेवेंसी है, 51 में फैक्ट्स जुडिशियली नोटिस्ड। जो 56 था पुराना, 56 था, वो आजकल 51 आ गया। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब उसके बाद 52 के अंदर कह दिया फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, जिनकी न्यायालय न्याय को इच्छा करेगा, कुछ तो बता ही दिया उन्होंने, यानी जो है शैल टेक जुडिशियल नोटिस, शैल टेक मैंडेटरी कर दिया कि न्यायालय को तो लेना ही है न्याय को इच्छा। ऐसे तथ्य जिनकी न्यायालय न्याय को इच्छा करेगा, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से ऐसे फैक्ट्स विच आर एडमिटेड, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिन तथ्यों की को स्वीकार कर लिया जाता है उन्हें भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाता है, फैक्ट्स जुडिशियली नोटिस, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिनको यानी स्वीकार कर लिया जाता है उन्हें भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके भी सबूत की कोर्ट मांग नहीं करता है। हालांकि कोर्ट मांग कर सकता है, यानी जो है ऐसे फैक्ट्स के अदर देन के भाई एडमिशन के अलावा भी आप साबित करें, वो आप जब पढ़ेंगे, जब
सेक्शंस उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन इस वक्त यानी जो सामान्य चीज़ें मैं जनरल यानी जो बेसिक कंसेप्ट एविडेंस एक्ट के, बेसिक ग्रामर एविडेंस एक्ट की बता रहा हूं आपको कि फैक्ट जुडिशियली नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तीसरे जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स प्रिज्यूम नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जिन तथ्यों की न्यायालय किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारणा कर लेता है उन्हें भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्डन दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो फैक्ट्स प्रिज्यूम नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उन्हें भी आपको यानी जो है साबित करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स प्रिज्यूम नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो ये तीन तरह के मैंने आपसे बताया कि जहां पर कि आपको यानी जो है साबित करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर यानी जो है। अब पहला मैंने आपसे बताया कि पहला जो चैप्टर है, पहले क्वेश्चन जो आपको बताया कि व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड एंड व्हाट फैक्ट्स मे नॉट बी प्रूव्ड, कौन से तथ्यों को साबित किया जा सकता है, कौन से तथ्यों को साबित करने की जरूरत नहीं, आप साबित नहीं कर सकते। व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड एंड व्हाट फैक्ट्स मे नॉट, यहाँ पर पहला यानी जो कि व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड एंड व्हाट फैक्ट्स मे नॉट बी, ये पहला मैंने कहा कि रेलेवेंसी के फैक्ट चैप्टर के अंदर इसका जवाब आपको मिलता है जो 4 से लेकर 50 तक है। उसके बाद दूसरा है व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन, कौन सा साक्ष्य दिया जाएगा ऑफ ए फैक्ट विच मे बी प्रूव्ड। ये दूसरा जो आपका यानी यहाँ पर जो ऑफ प्रूफ दूसरा पार्ट है एविडेंस एक्ट का, जो दूसरा जवाब दे रहा है ऑफ प्रूफ। ऑफ प्रूफ, हालांकि ये जो नया एक्ट है उसके अंदर ये पार्ट 3 कर दिया इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। यहाँ पर जो है यहाँ पर कि दूसरा फैक्ट यानी जो है दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने आपसे कहा कि व्हाट एविडेंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ ए फैक्ट, कौन सा साक्ष्य दिया जाए, कौन सा साक्ष्य दिया जाए। तो कहा गया प्रूव बाय ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस दी जा सकती है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जा सकती है। सेक्शन 54 के अंदर जो नया एविडेंस एक्ट है, ओरल एविडेंस मौखिक यानी जो है जहां पर के मौखिक साक्ष्य की बात कही गई है, तो यहां पर जो है एविडेंशियरी वैल्यू ओरल एविडेंस की क्या होगी। तो मैंने आपसे कहा कि ओरल एविडेंस टू बी ए डायरेक्ट एविडेंस पहले यानी जो है 55 के अंदर आ गया, जो कि पहले यानी जो सेक्शन 59 में आप पढ़ते थे ओरल एविडेंस मस्ट बी द डायरेक्ट एविडेंस। ओरल एविडेंस यानी जो प्रत्येक मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा। तो यहाँ पर यानी जो मैंने आपसे कहा कि यानी जो है इसमें उसके अलावा दूसरा जो चीज़ आप एविडेंस एक्ट के ये जो भाग है उस सेकंड पार्ट जो डिवीजन है जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट एविडेंस कि एविडेंस यानी जो फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड आइदर बाय ओरल एविडेंस और बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य यानी जो है। तो यहाँ पर जो है अब डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर जो है या तो ये प्राइमरी एविडेंस होगी या सेकेंडरी एविडेंस होगी। प्राइमरी एविडेंस इज द फर्स्ट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रथम परमानेंट स्थायी यानी जो रिकॉर्ड रहता है अभिलेख रहता है वो आपका प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस है यानी जो है। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि सेकेंडरी एविडेंस जहाँ पर सर्टिफाइड कॉपीज हैं, फोटो कॉपीज हैं यानी जो है अटेस्टेड कॉपी जो आप पेश करते हैं यहाँ पर यानी जो है। तो मैंने आपसे कहा कि दूसरा जो भाग है कि बाई व्हाट मीन्स, क्या तरीका होगा यानी जो है। तो मैंने आपसे बता दिया कि यानी जो है ये एविडेंस जो है मैंने आपसे कहा या तो आप यानी जो है प्राइमरी एविडेंस पेश करें या सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में यानी जो है। और कब सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं इसके लिए भी एविडेंस में यानी जो है सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेस बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, वरना तो प्राइमरी एविडेंस देनी पड़ेगी आपको। तीसरी चीज जो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि जो तीसरे क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पर कि बाई हुम एंड इन व्हाट मैनर, कौन साक्ष्य देगा वो क्या तरीका होगा इसका साक्ष्य का। बाई हुम, कौन एविडेंस देगा यानी जो है किसके द्वारा एविडेंस दिया जाएगा, साक्ष्य किसके द्वारा दिया जाएगा। हु विल गिव द एविडेंस, कौन एविडेंस देगा। एंड व्हाट मैनर, क्या तरीका होगा उस एविडेंस को देने का। ये यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा कि ये यानी जो ये तीसरा भाग जो एविडेंस एक्ट का है जिसमें आप कह सकते हैं कि यानी प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव क्या होगा। यानी ये जो तीसरा जो एविडेंस एक्ट के अंदर जो पहले जो चलता था यानी यहाँ पर जो ये हालांकि पार्ट 4 के अंदर है वो एक अलग चीज़ है यानी जो है BSA, क्योंकि नया मैंने आपसे कहा कि पुराना जो है
रिप्लेस हो गया आजकल, हालांकि पुराने केसेस जो तभी अभी इंडियन एविडेंस एक्ट से ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी जो है यहाँ पर कि हु विल, पहला मैंने आपसे कहा कौन साक्ष्य देगा, यहाँ पर बाय हुम एंड यानी यहाँ पर तीसरी यानी चीज है बाय हुम एंड इन विच मैनर, और क्या तरीका होगा उसका साक्ष्य देने का, तीसरे क्वेश्चन का। तो मैंने आपसे कहा बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन व्यक्ति साक्ष्य देगा। 104 से यहाँ पर नए एविडेंस एक्ट में पहले एक से चलता था, ये आजकल 104 के अंदर आ गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी जो है किसके ऊपर होगा, कौन व्यक्ति, यानी जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है कौन हुम द बर्डन लाइज, कौन व्यक्ति के ऊपर होगा बर्डन, यानी किसी तथ्य को साबित करने का। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि जो है दूसरी बर्डन ऑफ प्रूफ, और उसके अलावा फिर उसमें ओनर्स ऑफ प्रूफ, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो फिक्स रहता है, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो डिसाइड होता है वो तो आपकी प्लीडिंग के आधार पर और कानून के हिसाब से डिसाइड होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यानी जो है बर्डन ऑफ प्रूफ अपना अगर किसी तरह से डिस्चार्ज कर देता है तो ओनर्स पे दूसरे व्यक्ति के ऊपर चला जाता है। ओनर्स ऑफ प्रूफ जो 1 से 5 में आप पढ़ेंगे यहां पर, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी मैंने आपसे कहा 104 के अंदर, ओनर्स ऑफ प्रूफ यानी जो है 105 के अंदर, यानी जहां पर जो है कि अगर उसमें कहा कि अगर किसी भी तरफ से साक्ष्य न दिया गया तो वो पक्षकार जो असफल हो जाएगा। If no evidence is given from either side, the party whose case will fail, onus lies on him, burden lies on him. उसके ऊपर है कि दोनों तरफ से अगर एविडेंस न दी गई तो जो पक्षकार जिसका मामला असफल होगा बर्डन उसके ऊपर है। तो ओनर शिफ्ट्स, बर्डन फिक्स, बर्डन हमेशा फिक्स होता है, ओनर शिफ्ट करता है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ यानी जो है किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट जो आप पढ़ेंगे 106 के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा बर्डन ऑफ प्रूफ यानी जो है किसी भी तरह से किसी विशेष तथ्य को साबित करने का भार यानी जो है उसको आप पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको यानी जो है जहाँ पर यानी जो उसके अलावा यानी जो मैंने कहा कि 104 से यानी जो है जनरल रूल्स शुरू होते हैं, उसके बाद फिर एक्सेप्शन भी आप पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर यानी जो है यानी कि कौन व्यक्ति यानी बाय हुम, तो ये सेक्शन डिसाइड करेंगे कि बाय हुम द बर्डन यानी जो एविडेंस की शुरुआत की जाएगी, कौन व्यक्ति यानी जो है एविडेंस यानी जो है देगा यहाँ पर ये। उसके अलावा कौन देगा, ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर जो है कि आखिर कौन व्यक्ति, हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कौन व्यक्ति है जो साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, कौन व्यक्ति सक्षम है, हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कौन व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। जो विटनेसेस के बारे में जो आप पढ़ेंगे इसी भाग के अंदर यानी जो है कि यहाँ पर हु में टेस्टिफाई, तो कहते हैं हर व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम है। हु इज ऑफ द एज ऑफ, यानी यहाँ पर जो कोई कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति इस कारण साक्ष्य देने में अक्षम नहीं है कि वो यानी एक्सट्रीम एज का है, बहुत बुढ़ा है, और ही इज ऑफ टेंडर एज, या बच्चा है, या किसी बीमारी से वो ग्रस्त है। यानी जो है ये यहाँ पर जो सामान्य नियम यानी जो आप पढ़ेंगे कि हु में टेस्टिफाई 124 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा हु में टेस्टिफाई, कौन व्यक्ति यानी जो है साक्ष्य दे सकता है। तो कह दिया गया हर व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, बच्चा भी दे सकता है, बुढ़ा भी दे सकता है, बीमार भी दे सकता है। कोई भी व्यक्ति इन कारणों से साक्ष्य देने में असमर्थ नहीं माना जाता, लेकिन उसका टेस्ट उन्होंने ले डाउन कर दिया है। इफ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम, अगर वो उससे किए गए प्रश्नों को समझ सकता है, एंड कैन गिव द रेशनल आंसर टू दोस क्वेश्चंस, और उनके यानी जो है रेशनल आंसर दे। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड कैन गिव द रेशनल आंसर, और उनके युक्त उत्तर दे सकता है। तो बच्चा भी दे सकता है, बुढ़ा भी दे सकता है, यहाँ पर साक्ष्य देने में यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर यानी जो बीमार व्यक्ति भी दे सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ पर यानी जो है कि ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड शुड गिव द रेशनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर उसका वॉयर डायर टेस्ट किया जाता है जो ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए कि वो क्वेश्चन को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, और उसके बाद यानी जो है उसको यानी जो है कोर्ट जो है कंफर्म करता है कि व्यक्ति सक्षम है, साक्ष्य दे सकता है। यानी जो क्योंकि ये टेस्ट यही है, इफ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड कैन गिव द रेशनल आंसर। अब सवाल है कि किसी मामले में कितने साक्षी होंगे, संख्या कोई निर्धारित नहीं है।
कि यहाँ पर जो यहाँ पर है कि किसी मामले में साक्ष्य कितने होंगे, साक्षी कितने होंगे। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह से नंबर ऑफ विटनेसेस किसी मामले में कितने होंगे, 139 जो आप पढ़ेंगे, जो पहले 134 के अंदर था, आजकल ये 139 में। यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो कि किसी मामले में कितने साक्ष्य होंगे, संख्या निर्धारित नहीं है। तो इट इज यहाँ पर यानी कह दिया, इज द क्वालिटी ऑफ द विटनेस विच मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। यानी विटनेस किसी मामले में कितने होंगे तो क्वालिटी मैटर करती है, यानी जो है उसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। एक साक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी मामले में 10 साक्ष्य भी बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कितने यानी जो है मामले में होंगे, यानी यहाँ पर पहले था यूनस नल्लस नियम था, वन इज नन यानी जो है। लेकिन बाद में मैंने कहा कि सर फिर जेम्स स्टीफन ने एविडेंस बनाई, तो पहले नियम यही था, इससे पहले यूनस नल्लस वन इज नन, एक का मतलब तो कुछ भी नहीं। इस पर मैं हमेशा एक चीज आपको बताया करता हूं, बच्चों से डिस्कस करता हूं। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि एक हंस था, तो उसकी पत्नी थी हंसनी। हंसनी ने एक दिन हंस को कहा, क्यों जी हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, कभी आप हमको सैर सपाटे पर लेके नहीं गए। हंस बड़ा द्रवित हुआ बेचारा। उसने कहा कि हंसनी ने आकर शिकायत कर दी, अपन को वक्त नहीं मिल पाया। हंस उसी दिन अपने ऑफिस में पहुंचा, उसने छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई। उसने कहा साहब हमको बाहर जाना है, और एप्लीकेशन लेके लगा के आने के बाद हंसनी को बोला कि तैयारी करो, अपन को घूमने के लिए जाना है। हंसनी ने तुरंत तैयारी की खुश होके, और उसके बाद दोनों निकल लिए। दोनों चलते चलते कौओं के देश में पहुंच गए। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हंसनी को सर्दी लगी और हंसनी की तबीयत खराब हो गई। अब उनका पूरा प्लान जो 15 दिन का था, सब पूरा का पूरा वहाँ पर हंसनी की तबीयत खराब होने की वजह से चौपट होने लगा। अब हंसनी को लगा, बोले कि ये भी कभी यानी जो है घूमने नहीं गए और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो वो अपने आप को कोस रही थी, और उसने कहा, बोले कि आप ऐसा करो, मुझे यहीं छोड़ दो, आप घूमने के लिए निकल जाओ। आखिर पत्नी थी, उसने परसुएट कर लिया उसे, और हंस जो था तैयार हो गया अकेला जाने के लिए। अब सवाल आया कि हंसनी को कहाँ छोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा, बोले यहाँ पर होटल तलाश करते हैं। उस शहर में गया तो उसने होटल तलाश करने की कोशिश की, होटल कोई नहीं मिला वहाँ पर। एक वहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ था, तो उस कौवे से उसने पूछा कि साहब हमको कहीं होटल। तो उसने कहा, बोले यहाँ होटल नहीं है, पर यहाँ पर का जो राजा है, हमारा कौवा राजा, उसका रेस्ट हाउस है, आप वहाँ पर उसे ठहरा दीजिए। कौवा राजा यानी जो है वो हंस ने पूछा कि किधर है, तो वो वहाँ जाके वहाँ पर उसके महल की तरफ पहुँचा। महल के दरबान ने उसे रोका। उसने कहा, साहब हमको राजा साहब से मिलना है और हमको रेस्ट हाउस चाहिए। तो जाके जो दरबान था कौवा, उसने जाके अंदर बताया। तो राजा ने कहा, बोले हंस है, ठीक है उसको लाओ। उसने कहा, साहब इसी तरीके से उसने पूरा अपना प्लान बताया। उसने कहा, पर हंसनी की तबीयत खराब होने से अब हम आगे नहीं जा पाएंगे, और हंसनी को हमें यहाँ छोड़ना है, और मैं अकेला जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बोले छोड़ दो हमारे रेस्ट हाउस में। हंसनी को उस कौवे ने, राजा ने अपने रेस्ट हाउस में ठहरा दिया। हंस चला गया, घूमता काम था। जब वापस लौटा तो जाके फिर राजा के महल पहुंचा। उसने कहा, साहब हंसनी को, दरबान को बोला कि साहब हंसनी को कहिए कि हम आ गए, अब चले वापस। जैसे ही वो जाके कौवा राजा को बताया, तो कौवा राजा ने कहा, बोले हंस को बाहर निकालो, और ये हंसनी तो मेरी पत्नी है। अब हंस बेचारा परेशान। उसने कहा, साहब वो तो मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा, नहीं हमारी पत्नी है। उसने काफ़ी यानी जो है उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद वो जाके बाहर रोता हुआ आके वही कौवा जो जिसने उसे महल बताया था रास्ता, उसके पास पहुंचा। उसने कहा, साहब देखिए ऐसा है कि यहाँ पर कोर्ट है, आप कोर्ट चले जाइए। हंस जो था उसने कहा, बोले साहब, बोले कोर्ट है, कोर्ट में आप अपना फैसला करा लीजिए। वो जाके हंस जो था कोर्ट में पहुंचा, तो वहाँ पर कौवा वकील सब उससे पूछा उसके केस उसने उन्हें उसे समझाया। उन्होंने कहा, बोले ठीक है। जब कोर्ट के अंदर जब मामला चला, तो कौवा राजा के लिए तो तमाम पक्ष में तमाम कौवे आ गए। उन्होंने कहा, साहब हम कौवे राजा की शादी में गए थे, और हंसनी कौवे की पत्नी, हंसनी से शादी हुई। हर बोला, और हंस एक अकेला गवाह था जो ये कह रहा था कि साहब ये मेरी पत्नी है। लेकिन
फैसले के बाद हंस कोर्ट के बाहर रो रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि हंस क्यों रो रहा था, क्योंकि नियम था, रूल था, यूनस नल्लस वन इज नन। मुझे लगता है कि कौए की हंस की इस कहानी से स्टीफन जरूर द्रवित हुआ होगा, और स्टीफन ने फिर वहां पर कहा, इज द नंबर ऑफ विटनेस विच इज एंड नंबर ऑफ विटनेस इज नॉट द नंबर ऑफ विटनेस विच इज मैटरिंग बट इट इज द क्वालिटी ऑफ द विटनेस। किसी मामले में कितने साक्षी होंगे, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो ये यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि ये यानी जो है क्वालिटी मैटर्स नॉट द नंबर मैटर्स। तो ये यहां पर जो है, तो कितने साक्षी होंगे किसी मामले में, यानी जो है ये चीज़ महत्व नहीं रखती, बल्कि क्वालिटी महत्व रखती है, जो कि यहाँ पर। तो मैंने आपसे कहा कि एविडेंस एक्ट में जो बेसिकली ये तीन यानी जो मैंने आपसे कहा जो पोर्शन है, जहाँ पर के व्हाट एविडेंस मे बी गिवन एंड व्हाट मे नॉट बी। दूसरा यानी जो है किस तरह से साक्ष्य दिया जाएगा, व्हाट मैनर व्हाट विल बी द मेथड, यानी जो है क्या तरीका होगा, एंड हु विल गिव द एविडेंस, कौन व्यक्ति साक्ष्य देगा, यानी जो यहाँ पर है हाउ मच एविडेंस मस्ट बी प्रेजेंटेड, कितनी होगी किसी पक्षकार द्वारा, यानी जो है टू मेक द कोर्ट टू गिव डिसीजन इन हिज फेवर, कितना साक्ष्य दिया जाना चाहिए, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द जज, क्या रोल होगा न्यायाधीश का इन द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस, एविडेंस को एवेल्युएट करने में न्यायाधीश का क्या रोल होगा, यानी डू द जजेस हैव डिस्क्रिशन, यहाँ पर जो है ऑफ इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एविडेंस, क्या न्यायाधीशों को डिस्क्रिशन होता है एविडेंस एक्सेप्ट करने में, रिजेक्ट करने में, यानी जो है। तो लॉ ऑफ एविडेंस इज लार्जली, यानी जो मैंने आपसे कहा कि प्रोसीजर लॉ, लेकिन इसके कुछ पोर्शन जो है सब्सटेंटिव भी हैं, यहाँ पर वेयर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आर डिटरमिन्ड, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि जो है कुछ ग्लिम्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ इज ऑल्सो देयर, जैसे कि आपके स्टॉपल के नियम पढ़ेंगे यहाँ पर के राइट्स एंड लायबिलिटीज। एडमिसिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है कि क्या एडमिसिबिलिटी होगी, क्या क्रेडिबिलिटी विटनेस की होगी, एंड जो है वेट ऑफ एविडेंस क्या होगा, ये जितनी भी अलाइड प्रोसीडिंग्स हैं यहाँ पर जो है जो अलाइड प्रोसीजरल मैटर्स हैं, दे आर कंसर्न ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, यानी जो है। तो रूल ऑफ एविडेंस इन कंजंक्शन विद द प्रोसीजरल रूल्स, जो सीआरपीसी और सीपीसी के जो नियम हैं उनके साथ दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, ये यानी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोसेस, यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर एक प्रोसेस के लिए, प्रोसेस ऑफ प्रूफ के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एंड द मैनर इन विच द लीगल प्रोसीडिंग यानी इन द कोर्ट शैल बी कंडक्टेड। ये प्रोसीजर यानी जो है एविडेंस सीपीसी सीआरपीसी मिलाकर यानी जो है ये एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करना है प्रोसीजर का, एंड फॉर द प्रूफ यानी जो है कि क्या मैनर होगा इन विच द लीगल प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लीगल प्रोसीडिंग को चलाया जाए। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यानी जो है कुछ चीज़ें यानी जो है, उसके अलावा कुछ मोरल डायमेंशंस भी लॉ ऑफ एविडेंस के आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे यहाँ पर जो है, इन क्रिमिनल केसेस स्पेशली मोरल डायमेंशंस, जहाँ पर के कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर दैट शैल नॉट बी प्रूव्ड, यानी जो